वेलकम गाइज। ये वीडियो मैं इन टर्म के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। ये वीक 1 से 4 का रिवीजन होगा और इसमें मैं वीक 1 से 4 के हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा, जिससे इन टर्म से पहले आपका वीक 1 टू 4 को लेकर के जो भी टॉपिक्स हैं सब आपके माइंड में हो और आपको एक रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो एक वीक 1 टू 4 के रिवीजन के लिए है। और अगर आप इसका डिटेल में वीक 1 टू 4 को कंटेंट को समझना चाहते हैं तो हमारे थ्योरी का समरी जो मैंने वीडियो बनाया है उससे भी आप देखें, और जो मैंने एक्टिविटी के वीक 1 टू 4 के वीडियो बनाए हैं उसको भी आप जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के भी टाइमलाइन में डाल दूंगा 1 टू 4 वीक के लिए, तो आप किसी पर्टिकुलर वीक के लिए जा सकते हैं। तो पर्पस यही है कि आप इन टर्म से पहले वीक 1 टू 4 के कंटेंट को एक बार गो थ्रू हो जाएं, जिससे आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपने वीक 1 टू 4 को देखा है, समझा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीक 1 में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वीक 1 के, वो है ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ और कंडीशनल पीएमएफ। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है, मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है, कंडीशनल पीएमएफ क्या होता है। फॉर 2 रैंडम वेरिएबल एंड मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल, यही कंटेंट है वीक 1 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सारा जो कंटेंट है मैंने समरी बनाया है वीक का, वहीं से लिया है। तो अगर आप क्विज 1 के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के उस थ्योरी वाले वीडियो को और एक्टिविटी वाले वीडियो को जरूर देखें। हार्डली आपका 2 से 3 घंटे लगेगा, आपका वीक 1 टू 4 कवर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ठीक से रिवीजन चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद एक्टिविटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाले वीडियो जरूर देखें। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर उस वीडियो में भी लिया था, ये एक टेबल लिया है और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज का। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मार्जिनल पीएमएफ और ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है, वो चीज मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो ये बैंक एम्प्लॉइज का डेटा है, जहां पर ये जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल की कैटेगरी है। एक वेरिएबल जेंडर का है, दूसरा वेरिएबल रैंक का है। 2 वेरिएबल है, रैंक में भी R1, R2, R3, 3 रैंक है। ओके, तो टोटल एम्प्लॉइज है 300 और आप देख सकते हैं किस तरह का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मैं अगर पीएमएफ पूछूं, पीएमएफ ऑफ सपोज दैट मेरा है जेंडर को मैं जी से डिनोट करता हूं, रैंक को आर से। तो जी आर, और जेंडर में मैंने लिया है मेल और रैंक मैंने लिया है R2। तो इसका क्या होगा, ये है ज्वाइंट पीडीएफ पीएमएफ। डिस्क्रीट वेरिएबल है तो पीएमएफ होगा। ठीक है, तो मेल एंड R2। तो मेल में R2 में देखिए ज्वाइंट इनका जो है स्ट्रेंथ है 80 और टोटल स्ट्रेंथ है 300। तो इनका जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा, ज्वाइंट पीएमएफ होगा, वो होगा 80/300 टोटल नंबर एंड द नंबर मैचिंग विद मेल एंड R2। ये नंबर 80/300 ये है ज्वाइंट पीएमएफ। ज्वाइंट पीएमएफ। अच्छा, मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है, मार्जिनल पीएमएफ होता है किसी भी एक कैटेगरी का टोटल। जैसे हम कहें मार्जिनल ऑफ एफ ऑफ जेंडर का हम लेते हैं मेल का, मेल का मार्जिनल क्या है, तो मेल का टोटल नंबर कितने हैं 200, तो मेल का मार्जिनल हो गया 200/300। या फिर हम मार्जिनल कहते हैं रैंक का, R3 का मार्जिनल क्या है, तो R3 का मार्जिनल क्या होगा, R3 ये है, तो R3 में टोटल है 90 एंड 40 यानी टोटल है 130, तो ये होगा 130/300। ओके, अब तो ये हो गया, आपने समझ लिया, ये ज्वाइंट समझ लिया और ये है मार्जिनल आपने समझ लिया। अब आता है कंडीशनल। कंडीशनल पीएमएफ क्या होता है,
तो कंडीशनल पीएमएफ में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमें चाहिए जेंडर गिवन दैट रैंक इज इक्वल टू R3 और जेंडर में हो फीमेल। तो ये हो गया कि हमारा गिवन कंडीशन है, कंडीशन हमारा लगाया हुआ है कि रैंक R3 हो और जेंडर में फीमेल हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? रैंक R3 हो और जेंडर फीमेल हो, तो रैंक R3 ये है और जेंडर फीमेल की जेंडर जो है 40 है। तो इसमें जो कंडीशन लगाया है कि रैंक R3 हो, यही हमारा स्पेस हो जाता है, सैंपल स्पेस ये हो जाता है, यानी 130। तो इसमें फीमेल कितने हैं? 40। तो कंडीशनल पीएमएफ जो होता है 40/130 हो जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा जो सैंपल साइज है वो दी हुई कंडीशन हो जाती है, यानी कि रैंक R3 हमारा सैंपल साइज हो जाएगा, इसमें फीमेल है 40, तो 40/130 होगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, कंडीशनल पीएमएफ इज इक्वल टू होता है ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ। तो ज्वाइंट पीएमएफ क्या होगा? ज्वाइंट पीएमएफ किसका? जेंडर फीमेल एंड R3 का ज्वाइंट, और मार्जिनल किसका होगा? जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन यानी R3 है तो R3 का मार्जिनल। तो अब फीमेल और R3 का ज्वाइंट क्या है बताइए? फीमेल और R3 का ज्वाइंट होगा 40/300, ये होगा 40/300। और रैंक है R3, R3 का मार्जिनल क्या होगा? R3 का मार्जिनल होगा, R3 टोटल है 130, तो मार्जिनल होगा 130/300। तो ये हो जाएगा 130/300। तो यहां से भी अगर आप निकालेंगे तो कंडीशनल आएगा 40/130, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहां से आता है फॉर्मूला, ये बनता है कि कंडीशनल को अगर हम Q से लिखें, कंडीशनल इज इक्वल टू ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ, या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें तो ज्वाइंट पीएमएफ जो होता है आपका कंडीशनल इनटू मार्जिनल हो जाता है। ये फॉर्मूला बनता है। ओके, देखिए इसी चीज को बताया गया है। ज्वाइंट पीएमएफ इज यूजुअली रिटन एज द टेबल और मैट्रिक्स। दो अगर वेरिएबल हैं तो उसको हम ज्वाइंट पीएमएफ को टेबल या मैट्रिक्स में लिखते हैं। और इसको लिखने के दो तरीके हैं, जैसे पी प्रोबेबिलिटी लिखा x इज इक्वल टू T1 एंड y इज इक्वल टू T2, तो ये भी ज्वाइंट पीएमएफ ऐसे भी लिखा जाता है। और x इज इक्वल टू T1 एंड y इज इक्वल टू T2 ऐसे भी ज्वाइंट पीएमएफ लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ज्वाइंट पीएमएफ का जो टेबल होता है उसमें ईच एंट्री जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, और सम ऑफ ऑल एंट्री 1 होगा, ये तो आपको पता है। मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है? सपोज x एंड y आर ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद ज्वाइंट पीएमएफ fxy, द पीएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल x एंड y आर कॉल्ड एज मार्जिनल पीएमएफ। इट कैन बी शोन दैट, इसको लिखने का तरीका ये है, देखिए हमें दिखाना है x इज इक्वल टू t का मार्जिनल दिखाना है, तो हमने ज्वाइंट लिखा है t और t डैश। इसमें हमारे t का मार्जिनल लेना है, तो t को हमने फिक्स कर देंगे और t डैश का हम रेंज ले लेंगे, फुल रेंज। टी वाई इसका रेंज है, तो हमने t डैश की फुल रेंज ले ली, यानी कि हम x के t के वैल्यू के लिए हमने पूरे कॉलम को ऐड कर दिया, समेशन है ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है मार्जिनल पीएमएफ। यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू टी का हमें मार्जिनल लेना है, तो y इज इक्वल टू टी को हमने फिक्स कर दिया, और टी डैश जो हमारा x की रेंज में है उसको हमने फुल रेंज लेकर के सम कर दिया, तो वही होता है मार्जिनल। ठीक है, कंडीशनल पीएमएफ, suppose x is a discrete random variable with range tx and a is an event in the same probability space, the conditional pmf of x given a is defined as the this way। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। x गिवन a कंडीशन का जो कंडीशनल पीएमएफ होता है वो ज्वाइंट पीएमएफ होगा x इज इक्वल टू t इंटरसेक्शन a, मतलब x t और a का ज्वाइंट हो गया इंटरसेक्शन a, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ओके ओके, देन ये कह रहा है कि डेफिनेशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन y गिवन x इज इक्वल टू t, ये ऐसे होता है कंडीशनल पीएमएफ इज इक्वल टू ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ, जो मैं आपको बताया था वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ से हो जाता है ज्वाइंट इज इक्वल टू कंडीशनल इनटू मार्जिनल हो जाता है। इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ कंडीशनल y गिवन x इज इक्वल टू t कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रेंज ऑफ y। हाँ, रेंज ऑफ y जो है वो डिफरेंट हो सकता है, एंड रेंज ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू t डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम x कंडीशन लगा रहे हैं x इज इक्वल टू t के लिए रेंज y की देखना है, तो ये रेंज जो हो जाता है इसका सबसेट हो सकता है y का
बट इक्वल टू y नहीं होगा। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन जो होता है, देखिए एफ एक्स T1 का मार्जिनल अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं x1 x2 x3 x4, तो हमें अगर T1 का मार्जिनल निकालना है तो T1 को फिक्स कर देंगे एंड बाकी T2 T3 T4 तीनों को हम उसके रेंज में घुमा करके सम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो ये हमारा T1 का मार्जिनल आएगा। अगर हमें T1 और T2 का मार्जिनल निकालना है तो T1 और T2 को हम फिक्स कर देंगे, यहाँ पर T1 है और ये T2 है, इसको हम फिक्स कर देंगे, और T3 और T4 का हम जो है रेंज ले लेंगे पूरा, और हमें T2 T4 को लेना है सेम वे, जिसका हमें मार्जिनल लेना है उसको फिक्स करेंगे, जिसका बाकी का रेस्ट का जो है हम सम कर देंगे, सम ओवर एवरीथिंग यू डू नॉट वांट। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए उसका हम पूरा सम करेंगे, ये मार्जिनलाइजेशन होता है। कंडीशनल पीएमएफ ऑन मल्टीपल वेरिएबल में क्या होता है? कंडीशनल पीएमएफ देखिए x1 गिवन x2 इज इक्वल टू T2, तो ये हो जाता है x1 T1 T2 का ज्वाइंट अपॉन T2 का, ये जो कंडीशन है x2 इज इक्वल टू T2 ये हमारा नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, इसका मार्जिनल लेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि x1 गिवन x2 इज x1 एंड x2 गिवन x3 इज इक्वल टू T3, तो x3 इज इक्वल टू T3 का हम नीचे मार्जिनल लेंगे, बाकी x1 x2 x3 का तीनों का आ जाएगा ज्वाइंट ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? x1 है गिवन x2 इज इक्वल टू T2 और x3 इज इक्वल टू T3, तो कंडीशन में x2 और x3 है, तो x2 और x3 का जो है वो मार्जिनल होके ज्वाइंट होके नीचे आ जाएगा, बाकी जो है x1 x2 x3 ऊपर आ जाएगा। तो जिस तरह का जो कंडीशन लगाया है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है? T2 और T4, तो T2 और T4 की प्रोबेबिलिटी नीचे होगी, बाकी चारों की ऊपर होगी। तो इस तरीके से हम कंडीशनल पीएमएफ निकालते हैं मल्टी वेरिएबल में। ओके, यहाँ पर वीक 1 खत्म होता है। अब हम वीक 2 का कंटेंट को देखेंगे, वीक 2 में क्या क्या है पढ़ने के लिए। तो वीक 2 का कंटेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, 2 रैंडम वेरिएबल की इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन होगी ये हम सीखेंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ मल्टी रैंडम वेरिएबल, ये भी वीक 2 का कंटेंट है। फंक्शन ऑफ 1 रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, मैक्स ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल एंड मिनिमम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता ना करें। तो देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल क्या होता है। लेट x and y be 2 random variables defined in a probability space with range tx and ty respectively. X and y are said to be independent if any event defining using x alone is independent of any event defining using y alone. x के alone जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है y के इवेंट से, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। Eventually if the joint PMF of x and y fxy है, x and y are independent if, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो चेक करने का तरीका यही कि इनके जो ज्वाइंट पीएमएफ होगा वो इनके मार्जिनल पीएमएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दोनों का मार्जिनल पीएमएफ ले लो और मल्टीप्लाई कर दे तो इनके ज्वाइंट पीएमएफ के बराबर होगा। जनरल केस वर्सेस इंडिपेंडेंट केस, जनरल केस में क्या होता है कि जो ज्वाइंट होता है वो मार्जिनल इनटू कंडीशनल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट में जो ज्वाइंट होगा जो कंडीशनल होगा इज इक्वल टू मार्जिनल हो जाता है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हमने लिखा है कि x इज इक्वल टू T1 पे y इज इक्वल टू T2 की क्या है कंडीशनल लगाया, तो x की वैल्यू कुछ भी हो इंडिपेंडेंट है y की वैल्यू सेम होगी, यानी कि y का T2 का जो मार्जिनल है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा x की किसी भी वैल्यू से, तो कंडीशनल इज इक्वल टू मार्जिनल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट का प्रोबेबिलिटी जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट पीएमएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, कंडीशनल पीएमएफ इक्वल्स मार्जिनल पीएमएफ, यहाँ की मैंने जो कि आपने ये देखा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल की इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। रैंडम वेरिएबल डिफाइंड इन ए प्रोबेबिलिटी स्पेस विद रेंज ऑफ xi डिनोटेड ये सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इवेंट डिफाइनिंग यूजिंग डिफरेंट xi आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इवेंचुअली आर इंडिपेंडेंट इफ, हाँ अगर सारे जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे जब वो
म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, कि कोई भी दो इवेंट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सारे इवेंट को हमें चेक करना होगा। सबका प्रोडक्ट जो है सबका ज्वाइंट जो है सबके प्रोडक्ट के बराबर, कोई भी इसमें से दो इवेंट ले लें, अगर मानते हैं x2 और x4 ले लिया, तो इनका जो ज्वाइंट होगा वो इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये इंडिपेंडेंट कह जाएंगे। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ज्वाइंट पीएमएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, कंडीशनल पीएमएफ इक्वल टू अनकंडीशनड पीएमएफ। ठीक है। ऑल सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, सभी इसके जो सबसेट हैं वो सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब हम सबको इंडिपेंडेंट कहेंगे। फिर है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, IID। IID क्या होता है? रैंडम वेरिएबल x1 से लेकर xn आर सेट टू बी IID इफ दे आर इंडिपेंडेंट। वो पहला कंडीशन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ xi आर आइडेंटिकल, सबका मार्जिनल पीएमएफ बराबर है, x1 x2 x3 x3 सबका जो पीएमएफ है वो बराबर है, तो वो IID कह जाएंगे। वो इंडिपेंडेंट है और बराबर पीएमएफ के हैं सबकी। ठीक है। अब IID ज्योमेट्रिक पे कुछ प्रॉब्लम आती है, वो देखिए क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, क्या क्वेश्चंस आते हैं IID ज्योमेट्रिक से, कि अगर x1 से लेके xn IID है, ज्योमेट्रिक इनका p डिस्ट्रीब्यूशन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल्स आर लार्जर देन सम पॉजिटिव इंटीजर j। क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो x1 से लेके xn तक का ज्योमेट्रिक p है, ये सभी एक रैंडम वेरिएबल j से बड़े होंगे, ग्रेटर देन लार्जर देन सम पॉजिटिव इंटीजर j, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस p टू द पावर n इंटू j। n क्या है? उनका नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स, और j क्या है? जो नंबर है जिससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रूफ इसका जो है वो वीडियो में दिया हुआ है, वीक 2 का आप थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसमें प्रूफ मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं आप प्रूफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि सम लार्जर देन सम पॉजिटिव इंटीजर j, तो ये 1 माइनस p टू द पावर n इंटू j है। अब यहाँ पर एक हैक है, ये क्वेश्चन में आ जाता है और हम इसको समझने में गलती किए थे, मैंने खुद किया था और ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। तो क्या होता है देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल नंबर्स आर शुड बी लार्जर देन 4, शुड बी लार्जर देन 4, ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? लार्जर देन सम नंबर है तो आप ये करेंगे कि 1 माइनस p टू द पावर 4 इंटू n, यानी 4n। ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ऑल नंबर शुड बी ऑल नंबर शुड बी, ऐसे भी आ सकता है कि शुड नॉट बी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, अगर ऐसा आता है इस तरह का क्वेश्चन का, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट आप इस साइन का ध्यान रखना, अगर कहीं ये इज इक्वल टू साइन लगा है, फिर आप 4 को नहीं लेंगे, फिर आप 5 को लेना है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन का मुझे फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है, बट ये आप ध्यान देना कि लार्जर देन होता है तो 4 अगर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि लार्जर देन 4 है, तब तो 4n होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इस तरह का साइन लगा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ नहीं आएगा, फिर ये 4 के बाद नेक्स्ट वाला आएगा 5 आएगा। ठीक है। तो इस तरह का ध्यान देना, क्वेश्चन में आता है, इससे गलत हो जाएगा आंसर। आप ध्यान देना, अगर इक्वल टू साइन लगा है तो आप 4 नहीं लेंगे, उसके बाद वाली डिजिट लेंगे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं याद आ रहा है, बट आप याद ध्यान देना कि जो साइन लगा है एग्जैक्ट ग्रेटर देन है तो वो नंबर लगेगा, नहीं तो अगर इक्वल टू है तो 4 के बाद वाला नंबर लगेगा, 5 लगेगा। ओके। फिर आता है इसमें IID का ही क्वेश्चन, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सम वेरिएबल x इज ग्रेटर देन m प्लस n है और कंडीशन दिया है कि x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन हो गया है m, तो फिर x की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन n होगी। ये इस तरह का क्वेश्चन है। सपोज दैट कि हमें 6 लाने के लिए 8 थ्रो करने पड़ते हैं। एक डाइस है जिसमें 6 लाने के लिए 8 थ्रो करने पड़ते हैं, कोई अनफेयर डाई है तो हमें 6 लाने के लिए 8 थ्रो करने पड़ते हैं। हमने ऑलरेडी 6 थ्रो कर लिए हैं, तो अब हमें कितना और थ्रो करना पड़ेगा 6 लाने के लिए? तो हमें 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 को हम 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, और गिवन दैट हमने 6 कर लिया है तो हमें x इज ग्रेटर देन n ये करना पड़ेगा। तो जहां ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा तो वहां पर m+1 होगा, और गिवन कंडीशन x इज ग्रेटर देन m होगा तो x इज ग्रेटर देन n हो जाएगा उसके बाद। इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, वीडियो में किया हुआ, आप देख लेना जरूर।
ओके, वन रैंडम वेरिएबल जो है, वन रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है, इसका जो प्रोबेबिलिटी पीएमएफ का टेबल होता है वो कैसे होता है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सपोज दैट एक वेरिएबल एक्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11 ये है 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक 1/11 प्रोबेबिलिटी है, और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 5, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए वन रैंडम वेरिएबल है, तो y की जो वैल्यूज हो जाएंगी x की वैल्यू के साथ हम निकालेंगे, यानी x 0 है तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी, x 1 है तो y की वैल्यू -4 होगी। तो x की हर वैल्यू के लिए हमने y की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो y की वैल्यूज हैं सेम होगी जो x की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे y की -5 के लिए वो 1/11 1/11 ही होगा। ठीक है। हाँ, ये है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से लेके 10 तक। तो y की जो ये वैल्यूज हैं इसके लिए प्रोबेबिलिटी और x की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होगी, और यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके बताया है कि 10 और 0.5 है, तो यहाँ भी जो x की प्रोबेबिलिटी अलग है, इन दोनों टेबल का आपस में कोई मैच नहीं है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जाम्पल है और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि y की जो वैल्यूज आई हैं अगर वो डिफरेंट वैल्यूज है, -5 -4 -3 डिफरेंट वैल्यूज है, सारे वैल्यूज डिफरेंट है एक दूसरे से, और ये भी सारे वैल्यू डिफरेंट हैं, तो y 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है -5 की प्रोबेबिलिटी होगी, ये यहाँ भी 0 की प्रोबेबिलिटी -5 की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर यहाँ वैल्यूज सेम होती हैं फिर वो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वन रैंडम वेरिएबल मेनी टू वन फंक्शन। इसमें देखिए मेनी टू वन फंक्शन है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू है x-5 का होल स्क्वायर, x-5 का होल स्क्वायर है। तो अब x की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 10 तक 1/11 1/11 है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड y की प्रोबेबिलिटी x-5 का होल स्क्वायर है, यानी कि x जब 0 है तो y 25 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जब x 10 है तब भी y 25 हो रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर डबल डबल आ रही है, 16 यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर सेम होगा। तो इसलिए अब जो y की रेंज हो गई वो हो गई 0 1 से लेके 25 तक, 0 से लेके 25 तक y की रेंज हो गई, और जो प्रोबेबिलिटी हो गई 0 की 1/11 होगी, और सबकी 2/11 2/11 2/11, क्योंकि वो दो बार आ रहे हैं, 16 दो बार आ रहा है, 9 दो बार आ रहा है, तो वो 2/11 जुड़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये है मेनी टू वन फंक्शन और वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन में तो सेम होगा, लेकिन मेनी टू वन फंक्शन है जब, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी वैल्यूज की। फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके जो फंक्शन होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, x2 x3 x4 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो x1 और x2 का कोई फंक्शन है और x3 और x4 का फंक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। x1 x2 x3 का कोई फंक्शन है और x4 है वो का कोई फंक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का कभी आपको जरूरत पड़ेगा सोल्यूशन करते समय, क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, अब मिनिमम हमें निकालना है दो रैंडम वेरिएबल का मिनिमम, तो ये कैसे निकालते हैं। देखिए दो रैंडम वेरिएबल का मिनिमम है तो इसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे हमारा है मिनिमम है एक्स वाई का जेड है, दो रैंडम वेरिएबल का मिनिमम जेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या है जेड की प्रोबेबिलिटी। तो जेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये हो सकता है कि एक्स भी इज इक्वल टू जेड हो और वाई भी इज इक्वल टू जेड हो, मतलब दोनों मिनिमम हो, मिनिमम वैल्यू रख कंटेन करते हैं। तो एक तो ये केस बनता है, अलग अलग केस बनेंगे, उन केस सारे केस की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो मिनिमम जेड होने के लिए हो सकता है एक्स जेड हो और वाई जेड हो, दोनों जेड हो, एक तो केस ये बना। या दूसरा केस ये बना कि x इज इक्वल टू जेड हो और y जेड से बड़ा हो, तो भी मिनिमम जेड आएगा। और तीसरा केस ये बना कि x जेड से बड़ा है, y इज इक्वल टू जेड है, इन तीनों केस में मिनिमम जेड आएगा। तो इन तीनों केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी और उसे हम ऐड कर देंगे, तब जाकर के हमें जेड की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। यहाँ पर जो एंड लगा, यहाँ पर एक्स और वाई का जेड जेड का जो हो जाएगा ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा, यहाँ पर सम करके हमें निकालना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, ये कैसे हो सकता है, इससे क्या क्या केस बनेंगे। अगर कह रहा है कि x एंड y का मिनिमम z है
तो हमें जेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगा, एक्स एंड वाई का मिनिमम जेड है, यानी कि एक्स भी जेड है एंड वाई भी जेड है। पहला केस तो ये बना, ठीक। दूसरा ये बना कि एक्स जेड है और वाई जेड से बड़ा है, तब मिनिमम जेड आएगा। और तीसरा बना कि एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड है। तो इस तीनों केसों में हम तीनों केस का हमें प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें जेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छा, और करेंगे एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट हैं और हमें मैक्सिमम एक्स वाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर एक्स वाई का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जेड है और हमें निकालनी है तो वो पीएमएफ ऑफ ये एक्स और ये पीएमएफ नहीं है, सीडीएफ है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल एफ है, तो ये सीडीएफ है। तो जेड का एक्स इज इक्वल टू जेड का सीडीएफ और वाई इज इक्वल टू जेड का सीडीएफ का प्रोडक्ट हो जाएगा, वो होगा जेड का प्रोबेबिलिटी। अगर जेड जो है एक्स एंड वाई का मैक्सिमम है और जेड ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स इज इक्वल टू जेड का मार्जिनल और सॉरी कम्युलेटिव एंड वाई इज इक्वल टू जेड का कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब टिल जेड तक की प्रोबेबिलिटी हम टोटल निकाल करके ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो जेड का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, सीडीएफ होगा। ओके, नेक्स्ट अब आता है वीक 3। वीक 3 में देखते हैं क्या क्या कंटेंट है। वीक 3 में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कोवेरिएंस और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कोरिलेशन और कोफिशिएंट क्या है, बाउंड्स इन प्रोबेबिलिटी यूजिंग मीन एंड वेरिएंस। दो बाउंड्स हैं, एक मार्कोव इनइक्वालिटी एंड चेबिशेव इनइक्वालिटी के बाउंड हैं, वो हम देखेंगे। तो ये है वीक 3 का कंटेंट। आइए अब देखते हैं क्या क्या है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। वीक 3 तक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। तो सपोज x is a discrete random variable with range tx and pmf f of x, the expected value of x जो होता है उसको हम e of x या आगे चल के इसको म्यू से भी लिखते हैं। तो इसको हम डिफाइन किया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होगा t इंटू एफ ऑफ एक्स, जिसमें हम t का पूरा रेंज लेंगे तो हम जो है रैंडम वेरिएबल के उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। अब आप कर चुके हैं, आपको पता होगा, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन है ये वीडियो, तो इसलिए मैं आपको इतना बताया। फिर क्या देखिए, x का जो प्रोबेबिलिटी है ये x की वैल्यूज ये है -2, -1, 0, 1, 2 और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो इसके मल्टीप्लाई करके सबको प्रोबेबिलिटी से सबके नंबर में और उसको ऐड कर देंगे तो x का e ऑफ x आ जाएगा। और ये फंक्शन है g ऑफ x, g ऑफ x जो फंक्शन है ये है x स्क्वायर का फंक्शन है। तो x स्क्वायर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम x का स्क्वायर कर देंगे, यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड 4 होगा, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पर 2 का प्रोबेबिलिटी और -2 का प्रोबेबिलिटी दोनों जुड़ जाएगा, ये 2/5, ये 2/5, ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में दोनों का सेम आ रहा है। -2 का भी स्क्वायर 4 है, 2 का भी स्क्वायर 4 है, तो -2 और 2 का प्रोबेबिलिटी जोड़ के तब 4 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। अब 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो 0 इंटू 1/5 ये है फंक्शन, किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे ये फंक्शन एक्स स्क्वायर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। 1 की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 2 आ गया। अच्छा, और यहाँ से भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे निकालें तो उसका एक्स स्क्वायर करके, तो फंक्शन में वैल्यू उसके पुट करके स्क्वायर करके उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, हर एक का स्क्वायर, तो सेम चीजें आएंगी, दो अलग अलग तरीके हैं। फिर कह रहा है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, कि अगर उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू में वेरिएबल में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे ई सी ऑफ एक्स है तो सी इंटू ई ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। और दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई प्लस में है, तो उनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है उनके अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के बराबर होता है फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला है let be a random variable, let x be a random variable और b and a जो है कांस्टेंट रियल नंबर है। तो देखिए क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ax जो होता है
ये ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स होता है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है वेरियंस ऑफ एक्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर, वो वेरियंस का अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस, पॉजिटिव अंडर रूट होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ए ऑफ एक्स है, तो ए की जो मॉड वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वेरियंस 0 होता है, ये हो जाता है वेरियंस ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है, एक ये कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये हम जानते हैं। अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर और दो कुछ चीजें हो जाती हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स वाई जो अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, उनका अलग अलग प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है एक्स वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू। और वेरिएंस जो होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में होता है। इंडिपेंडेंट के केस में होता है, आईआईटी है या इंडिपेंडेंट है तब होता है वेरिएंस का एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई, नॉर्मली नहीं होता है। यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दिए हैं। अगर बर्नौली पी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ पी होता है और वेरिएंस पी इंटू 1 माइनस पी होता है। बाइनोमियल है तो एन पी हो जाता है, एन पी 1 माइनस पी होता है। ज्योमेट्रिक का 1 अपॉन पी हो जाता है, 1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर हो जाता है। पॉइजन का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लेमडा होता है, वेरिएंस भी लेमडा होता है। और यूनिफॉर्म का एक्सपेक्टेड वैल्यू एन प्लस 1/2 और एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। ये डिस्क्रीट के केस में होता है और ये फार्मूले आपको एग्जाम में दिए होंगे। Let x be a random variable, then y is equal to x minus उसका expected value अपॉन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल आई तो हम अब कई बार कर चुके हैं तो आपको पता होगा। इसको हम लिखते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल इसको कहते हैं। अच्छा, कोवेरियंस क्या होता है? एक्स एंड वाई है तो उसका कोवेरियंस क्या होता है? इसका कोवेरियंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू इंटू वाई माइनस वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। ये होता है कोवेरियंस का। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर आया होगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ये हो जाता है। देखिए ये इजी फॉर्मूला है याद करने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोवेरियंस का है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये वाला भी हम देख लेते हैं। ये है x माइनस ई एक्स एंड y माइनस ई एक्स का मल्टीप्लीकेशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है कब होगा? जब ये दोनों टेंस टू बी पॉजिटिव, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा पॉजिटिव होगा। व्हेन x इज अबव या बिलो इट्स एवरेज, y टेंस टू बी कॉरेस्पॉन्डिंगली अबव या बिलो। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, तब ये जो होगा कोवेरियंस पॉजिटिव होगा। और निगेटिव तब होगा जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, x जब बढ़ेगा तो y घटेगा, या x घटेगा तो y बढ़ेगा, तो ये होगा कोवेरियंस निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ। और कोवेरियंस अगर 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि x एंड y आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला आ गया, उसके बाद इसको प्रूफ किया हुआ है वही चीज। कोवेरियंस जो सिमेट्रिक होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स। सिमेट्रिक होता है। कोवेरियंस जो लीनियर होता है, लीनियर प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है कि मतलब कोवेरियंस है x और ए वाई प्लस बी जेड, तो ये हो जाएगा a बाहर आ जाएगा, x के साथ y आएगा और y का जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, a इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और j का कांस्टेंट जो b है वो बाहर आ जाएगा, b इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड। अब यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है ax प्लस बी वाई और z, तो यहाँ पर भी a बाहर आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड, एंड यहाँ पर b बाहर आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ वाई जेड। ठीक है, ये इसका लीनियर क्वांटिटी का प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रॉपर्टीज है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपली कोरिलेशन भी इसको बोलते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसको कोरिलेशन भी बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई डिनोटेड, इसको रो पढ़ते हैं रो ऑफ एक्स वाई,
ये क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इसका फॉर्मूला कोवेरियंस का, कोवेरियंस का नहीं सॉरी, कोरिलेशन का, कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट बोले उसका, ये कोवेरियंस अपॉन अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है। तो जो कोवेरियंस होता है एक्स वाई जो होता है कोवेरियंस, वो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के बीच में होता है इसकी वैल्यू। और ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मच इज ग्रेटर देन 0 इज टू गेट लोअर बाउंड, एंड इसे प्लस को माइनस से रिप्लेस किया है, इज टू बी ग्रेटर देन 0 टू गेट अपर बाउंड। ओके, इसका इतना यूज नहीं हुआ क्वेश्चन में कहीं भी। आगे यूजिंग द एबव, जो कोवेरियंस होता है वो आपको ये ध्यान देना है -1 से +1 के बीच में होता है, कोवेरियंस नहीं सॉरी कोरिलेशन, कोरिलेशन जो होता है रो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। अब आती है हमारी इनइक्वालिटी, मार्कोज इनइक्वालिटी। ये फार्मूला आपको एग्जाम में दिया रहेगा, एक बार देख लेते हैं क्या है मार्कोज इनइक्वालिटी। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यू विद अ फाइनाइट मीन म्यू। एक्स जो है उसका म्यू है, मीन है, तो एक्स इज ग्रेटर देन सी जो होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई सी। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई सी होती है। 26 से इनइक्वालिटी क्या होता है, x माइनस म्यू। एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद ए फाइनाइट मीन म्यू। एक्स का जो है वेरिएबल है उसका मीन जो है एवरेज है म्यू, तो वेरिएबल का एवरेज से जो डिस्टेंस है x माइनस म्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिग्मा। सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, तो सिग्मा का किसके साथ k टाइम्स, k उसका कोफिशिएंट होता है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिग्मा। ये प्रोबेबिलिटी जो होगी होगी लेस देन और इक्वल टू 1/k²। और अगर यहीं पर साइन लगा है लेस देन और इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा साइन उल्टा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1/k²। ठीक है, तो दो रेंज होती हैं। इसको नंबर लाइन पे अगर समझे तो ये अगर मीन है, एवरेज है, तो x जो होगा x माइनस म्यू, यानी कि ये जो होगा और ये जो होगा एरिया, ये होता है इज ग्रेटर देन k सिग्मा। k सिग्मा इसको हम अगर कहें k सिग्मा, तो इससे जो बाहर होने की प्रोबेबिलिटी, इधर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/k², और इसके अंदर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 - 1/k²। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये वीक 3 था। अब आता है वीक 4। वीक 4 का कंटेंट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, CDF approximation of CDF from discrete to continuous, जनरल रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ से हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में स्विच हो रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ना है। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, जो कि होता है कंटिन्यूअस के लिए, एंड कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डेफिनेशन क्या है CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल का। CDF क्या होता है, द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड कैपिटल F से होता है डिनोट, इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू 0, 1 के बीच में होता है। डिफाइंड एज जो होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है f ऑफ x जो होता है, सॉरी ये कलर ऐसा है आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये पहले ही मैंने ऐसा कलर चेंज कर दिया था, नेक्स्ट टाइम इसका मैं ध्यान रखूंगा। ये होता है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जिस पॉइंट का हमें CDF निकालना है वहां तक की वैल्यू x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू x तक का हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालना होता है। या पढ़ चुके हैं, पता है उस CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, 0 to 1 होता है। f इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है टेकिंग वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनेटिव। अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाती है तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 की ओर जाता है, और पॉजिटिव इन्फिनेटिव की तरफ जाती है तो f ऑफ x जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गोज टू 1। टेक्निकल f इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। ओके, एंड फिर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। ये था हमारा डिस्क्रीट के लिए।
और यह कंटिन्यूअस के लिए होता है पीडीएफ। ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विद सीडीएफ एफ ऑफ एक्स, नहीं ये सीडीएफ जो है कंटिन्यूअस का ही है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इज सेट टू बी हैव ए पीडीएफ ऑफ, ये स्मॉल एक्स एफ से लिखते हैं पीडीएफ को, और ये होता है एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो इसका जो सीडीएफ होता है वो पीडीएफ का इंटीग्रेशन होता है, सीडीएफ जो होता है वो पीडीएफ का इंटीग्रेशन होता है। देखिए सीडीएफ इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीडीएफ। डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ इज यूजुअली टेकन एज द पीडीएफ। सीडीएफ का डिफरेंशिएशन पीडीएफ होता है और पीडीएफ का इंटीग्रेशन सीडीएफ होता है। वाई पीडीएफ, पीडीएफ क्यों हम करते हैं? वैल्यू ऑफ पीडीएफ जो होता है अराउंड एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 रिलेटेड टू एक्स टेकिंग ए वैल्यू अराउंड एक्स 0। जो पीडीएफ होता है वो हमें ये बताता है किसी पॉइंट के अराउंड में क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक पॉइंट पे जो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो किसी एक पॉइंट पर जो होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, लेकिन जो पीडीएफ होता है वो उस पॉइंट के आसपास की प्रोबेबिलिटी बताता है। ओके, हायर द पीडीएफ हायर द चांस दैट एक्स लाइज देयर। Contrast that value of CDF at x0 at f of x x0. PDF is much easier in probability computations. Okay. Definition density function. तो डेंसिटी फंक्शन का क्या परिभाषा है कि डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? डेंसिटी फंक्शन कहा जाएगा अगर जो डेंसिटी फंक्शन होगा x का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो निगेटिव नहीं होता है डेंसिटी फंक्शन, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो इंटीग्रेशन है टोटल डेंसिटी फंक्शन है वो इज इक्वल टू 1 होता है, और ये पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है। गिवन ए डेंसिटी फंक्शन f, देयर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विद pdf एज f। ओके, तो डेंसिटी फंक्शन f है, तो वहां पर एक रैंडम वेरिएबल x होगा जिसका pdf f होगा। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट ऑफ द रैंडम वेरिएबल x वो होता है जिसमें pdf ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0। सपोर्ट उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल x का जिसमें उसका जो pdf है वो ग्रेटर देन 0 हो। जैसे x की रेंज मान लेते हैं -1 से 6 तक है, लेकिन रेंज -1 से 6 तक है, तो यहाँ पर अगर -1 पे उसकी प्रोबेबिलिटी पीडीएफ जो है ग्रेटर देन 0 है वो हम नहीं लेंगे। अगर इसके सपोर्ट हम लेंगे, अगर सपोज 2 to 6 तक इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 से और 1 तक है, तो हम इसका जो सपोर्ट होगा 2 to 6 होगा। मतलब सपोर्ट उसको बोलते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो। कंटेन्स इंटरवल्स इन विच एक्स कैन फॉल विथ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। सपोर्ट ऑफ एक्स जो होता है इंटरवल है जहां पर एक्स को पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है। रिमेंबर x इज इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी एक पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ये आपको ध्यान देना है। For a random variable x with PDF f of x, an event a is a subset of the real line and its probability is computed as p of a is equal to, वो इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट ए की। ठीक है, तो ये कंटेंट्स हैं वीक 1 to 4 के मैंने कवर किए हैं। इसमें वीडियो में मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर किया है, कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है। उसके लिए आप जो एक्टिविटी वीडियोस हैं उसे जरूर देखिए, डिटेल वीडियोस हैं, और डिटेल अगर वीक वाइज आपको वीडियो देखना है तो थ्योरी वाला वीडियो देखें, उसमें आपको हर चीज का डिटेल मिलेगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए कवर किया है ताकि आपको इन टर्म से पहले क्या वीक 1 to 4 कंटेंट है और एक गो थ्रू आप हो जाए उस कंटेंट से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता हो वीक 1 to 4 में आपका क्या पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट के लिए थैंक यू।